हेलो स्टूडेंट, लॉ ऑफ मोशन का ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 का वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लेक्चर 2 के वीडियो में कल हम सीखे थे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी कोई बॉडी रुकी हुई है तो बॉडी रुकी हुई होगी, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है, तो वह सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा। कब तक होगा ये सारा सिचुएशन? जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था और वहां पर हम पूरा डिटेल से देखे थे। फर्स्ट लॉ का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आज हम न्यूटन भाई साहब के फर्स्ट लॉ के ऊपर प्यारा प्यारा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। और इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हम टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अलग अलग फोर्स के ऊपर बात किए थे, तो डायरेक्शन की नीड होगी ही होगी। तो आप जाकर वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसमें मैं पर्टिकुलर सिखाया हूँ टेंशन का डायरेक्शन कैसे देना है। ओके, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड रहेगा। कॉन्सेप्ट सीखो फर्स्ट लॉ का। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम या पार्टिकल। इक्विलिब्रियम कौन होगा? कोई हमारे पास सिस्टम है या कोई पार्टिकल है, वही इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि कोई भी यदि आपके पास सिस्टम है या फिर कोई तो आपके पास पार्टिकल है, तो उस सिस्टम पर, उस पार्टिकल पर जितने भी फोर्स लगेंगे, सारे फोर्स का नेट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तब हम बोलेंगे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में है। समझ पा रहे हो? जैसे कि ये हो गया, ये कोई मास है m, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा mg, ऊपर की ओर नॉर्मल करेगा ना, नॉर्मल n। देख सकते हैं यहां पर Fx, x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे हैं, सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 मिलेगा। यस और नो? समीशन का मतलब क्या है? समीशन का मतलब कि x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे हैं बॉडी पर, वो सब का सम कितना है? 0। यस और नो? इसी पर y का चेक करो तो y में mg और n बैलेंस है। इसका मतलब कि y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे उन सब का नेट कितना है? 0 है। अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, और उस बॉडी पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बार बार बोलो, बॉडी पर लगने वाला फोर्स, बॉडी किस पर फोर्स लगा रहा है इसको ध्यान नहीं देना है। 3 बॉडी डायग्राम में हम सीखे थे, बॉडी पर जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखो इस बॉडी पर ये F फोर्स इधर लग रहा है, इस बॉडी पर F फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना? दोनों का रिजल्टेंट कितना मिल गया? 0 मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन। या सुन, ये वाला F पॉजिटिव में लगा, ये वाला F निगेटिव में, तो कितना मिला? 0 है ना? x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं सबका नेट कितना मिला? 0। y में भी देख सकते हैं, बॉडी पर एक तो mg वेट काम कर, नीचे की ओर mg फोर्स, इस बॉडी पर ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है ना? तो बॉडी पर ही तो लग रहा है, तो ओवरऑल दोनों y एक्सिस का दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है, यानी कि साम्य अवस्था में है। क्या न्यूटन भाई साहब का पहला लॉ यही बोलता था? यस, न्यूटन भाई साहब का पहला लॉ क्या बोलता था? F नेट इक्वल टू 0। न्यूटन भाई साहब का पहला लॉ क्या बोलता था? यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यहां पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें देखने को मिल रहा है क्या? यहां पर जितने भी फोर्स लगे, सारे फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है। कैसा फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब F नेट 0 है, और F नेट 0 है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा। अब एक्सेलरेशन 0 का मतलब 2 केसेस होते थे, या तो ये सिस्टम हमारा रेस्ट में होगा, या तो सिस्टम हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। यस सर नो? कल ये केस हम देखे थे, समझ पाए इस बात को?
तो इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली यही है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल या सिस्टम। आपका सिस्टम कोई पार्टिकल भी हो सकता है या तो कोई बड़ा सा सिस्टम हो सकता है। तो इस सिस्टम पर जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे, सिस्टम पर फोर्स एक्ट करेंगे, यानी कि सिस्टम पर लगने वाला फोर्स कितना मिलेगा? पूरा नेट हमें जीरो मिलेगा। एफ नेट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो मैं बोल दूंगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, क्योंकि इसमें अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स काम कर ही नहीं रहा है। अगर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो पाता क्या? नहीं हो पाता। वो बॉडी तो मूव कर देता, यस और नो, रेस्ट को मोशन में कर देता, यूनिफॉर्म मोशन को धीरे धीरे स्लो कर देता या और फास्ट कर देता है ना। कब? जब इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ठीक है, तो न्यूटन भाई साहब का फर्स्ट लॉ है एफ नेट जीरो। अब एफ नेट जीरो का मतलब है अगर कोई सिस्टम तुम्हें दिया गया है, मान लेते कोई सिस्टम है, तो सिस्टम में जितने भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट जीरो मिलना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम में बोलूंगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे सबका मैग्नीट्यूड जीरो रिजल्टेंट, वाई डायरेक्शन में जितने भी एक्ट करेंगे जीरो, इसी प्रकार जेड डायरेक्शन में जितने भी फोर्स सब जीरो। समीशन का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स मिलेंगे सबका नेट निकाल देना, कितना मिलना चाहिए? जीरो एक्स डायरेक्शन में। इस बॉडी पर वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे, जितने भी 2 4 5 कितने भी, सबका नेट कितना मिलना चाहिए? जीरो। हो सकता है किसी बॉडी पर जेड डायरेक्शन में भी फोर्स लग जाए तो उसका पूरा रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए? जीरो। तब मैं बोलूंगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। क्योंकि अगर नेट जीरो है मतलब सिस्टम पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग ही नहीं रहा है, और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है तो मेरा ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में है ना। क्योंकि न्यूटन भाई साहब साफ शब्दों में बोला है भाई, बॉडी रेस्ट से मोशन में तभी आएगी जब तुम उनको उन पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दोगे। लेकिन ये तो मैं बैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तभी तो नेट जीरो मिल रहा है ना। ठीक, तो हमें सवाल जब दिया जाएगा ना तो क्वेश्चन में लिख के देगा कि हम तुम्हें इक्विलिब्रियम में दिए हैं। जब सवाल आएगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, कैसे पहचानेंगे भैया न्यूटन का फर्स्ट लॉ वाला सवाल है? तो सिंपल सा इक्विलिब्रियम में लिख के दे देगा। तुम्हें क्या बोलेगा? एक सिस्टम है, एक पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम। मतलब समझ जाना कि बॉडी पर जितने भी फोर्स लगेंगे एक्स डायरेक्शन में सबका नेट जीरो, वाई डायरेक्शन में सबका नेट जीरो। समझ पाए? वो लिख के देगा इक्विलिब्रियम में, मतलब समझ जा न्यूटन भाई साहब का फर्स्ट लॉ काम करेगा वहां पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हम सीख चुके हैं और टेंशन का डायरेक्शन बनाना भी हम सीख चुके हैं। वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अभी जितने भी सवाल बताऊंगा ना सब न्यूटन भाई साहब के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ लगाना है तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में लेके चलना है। इक्विलिब्रियम में होगा यानी कि एफ नेट जीरो होगा, एक्स वाले, वाई वाला और जेड वाला। तो यहाँ पर एक सवाल है कि बोला गया कि सिस्टम है ना ये इक्विलिब्रियम में है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप फाइंड करके दिखाओ मुझे कि टेंशन 1 और टेंशन 2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हमें टेंशन 1 और टेंशन 2 की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। देखो स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग होगा, हम पढ़े थे। स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। चलो तो देखो इधर टेंशन T1, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, इधर टेंशन T2। क्लियर है? और हमें कौन सा टेंशन लेना है? फ्री बॉडी डायग्राम में एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर लगने वाले फोर्स को ही तुम्हें एज्यूम करना है। बॉडी जिस पर फोर्स लगा रहा है उसको फ्री बॉडी डायग्राम में एज्यूम नहीं करते। ये बात हम बारीकी सीखे थे। तुम बोलोगे भैया यहाँ से आपने सिखाया था टेंशन डायरेक्ट, इधर पिचकारी चला दो ये हो जाएगा T1, यहाँ से पिचकारी चला दो ये हो जाएगा T2। क्लियर है ये बात? हम टेंशन का डायरेक्शन कैसे देते थे? जिस भी पार्टिकल की बात होती थी, जिस भी पोजीशन की बात होती थी, बस वहां से हम अवे फ्रॉम द पॉइंट, दूर जाते हुए पिचकारी चलाते थे। इस पॉइंट पर दूर जाते बस पिचकारी चला दो, टेंशन डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस पॉइंट पर टेंशन डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर टेंशन डायरेक्शन ये हो जाएगा।
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये तो पता है, कंफर्म है। चलो तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये जो भी मास होगा इसको पॉइंट मास एज्यूम करना है। पॉइंट मास किधर टेंशन है हमारे पास, देखो इधर टेंशन T1, भैया इसका क्या करना है, इधर भी तो है। देखो भाई सुन लो, फ्री बॉडी डायग्राम हम पढ़े थे, क्या था फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस बॉडी पर लगने वाले फोर्स लेना है। तो देखो T1, खुद सोचो मैं इस स्ट्रिंग को पकड़ कैसे खींच रहा हूँ अपनी तरफ, तो मैं स्ट्रिंग को पकड़ खींच रहा हूँ तो बॉडी पर तो फोर्स लग रहा है ना, तो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है क्या है T1, डायरेक्शन देखो, तो बॉडी पर लगने वाले फोर्स को ही लेना है, इसलिए मैं इधर T1 लिखा हूँ। देखो अब लोग भैया ये वाला T1 का डायरेक्शन ऐसे बना के लिख दूं तो गलत हो जाएगा, यस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये T1 डायरेक्शन इधर, यानी कि बॉडी जो है इसको खींच रही है, बॉडी खींच रही है, तो बॉडी किसी को खींचेगी या बॉडी किसी पर फोर्स लगाएगी, उसको नहीं लेना है, बॉडी पर लगने वाले एक्टिंग ऑन द बॉडी पर ही लेना है। क्लियर है बात, और ले भी लोगे तो T1 की वैल्यू तुम्हें सेम ही तो मिलेगी, समझ पाए, नहीं लेना है लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में, याद रखना। चलो और क्या क्या काम कर, देखो सबसे पहली बात इसका वेट नीचे की ओर 5g नीचे की ओर, F इक्वल टू mg होता है ना न्यूटन भाई साहब का लॉ, मास हमें कितना दिया गया 5 और ये g का g, तो 5g नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कंपोनेंट बन सकता है, देखो तो ये 37 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 37। देखो ये पैरेलल लाइन है, देखो ये पैरेलल ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम पढ़े थे ये 37, तो ये भी कितना 37, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलो तो ये 37। अब कंपोनेंट बनेगा इसका, तो इधर क्या हो जाएगा T2, जिधर एंगल बना उधर वाला cos, तो ये हो जाएगा cos 37। और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर वाला T2 sin 37। तो फ्री बॉडी डायग्राम में शो अप करेंगे, इधर T2 cos 37 और ऊपर T2 sin 37, ये देखो T2 sin 37, ये फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लिए, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आसान है। चलो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन पहले से दिया है, यानी कि T1 इक्वल हो जाएगा T2 cos 37 के। इसी प्रकार y वाला फोर्स भी इक्वल होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो T2 sin 37 किसके इक्वल हो जाएगा 5g के। g की वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, g की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, तो g के जगह क्या रख देंगे 10, ये हो जाएगा 50। चलो T1 और T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये ट्रिपलेट रूल याद रखना, पहले भी हम बात किए थे, है ना, ये 5, ये 3, ये 4, 3 के सामने वाला एंगल 37, 4 के सामने वाला एंगल 53 और ये 90। क्या निकालना हमें cos 37, सबसे पहले तो हमें साइन भी निकालनी है, साइन 37 निकाल लेंगे, cos 37 भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। देखो जिस एंगल की बात होगी ना, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस 5। चलो cos 37 4/5 निकाल लिए, तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू T2 cos 37 4/5। क्लियर, इधर देखो ये T2, देखो साइन 37 कितना है 3/5 ना, तो साइन 37 क्या रख देंगे 3/5, 5 × 10 ये तो 50 हो गया। चलो T2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 50 × 5 डिवाइड बाय 3, तो क्या मिलेगा 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 3। देखो भाई ये ना न्यूटन
टेंशन एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो यूनिट लिखना नहीं भूलना, पहले बता रहा हूं मैं। तो T2 की वैल्यू आएगी 250/3 न्यूटन। T2 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दूंगा, T1 आ जाएगा। देखो T2 के प्लेस में क्या रख दूंगा? 250/3 इंटू में 4/5। ठीक, चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 5 जा 25, तो ये 50, तो 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 50 इंटू 4 200/3 न्यूटन। देखो T1 की वैल्यू भी निकाल लिए और अभी मैं T2 भी निकाला था। तो इस प्रकार से आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के सॉल्व करना है, बहुत आसान है। प्रीवियस वीडियो देख लो, बस टेंशन का डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट बनाना इंपॉर्टेंट है और एंगल ढूंढना इंपॉर्टेंट है। यदि इतना ऊपर काम कर लेते हो, एंगल ढूंढना सीख जाते हो, कंपोनेंट बनाना सीख जाते हो, टेंशन का डायरेक्शन बताना सीख जाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाते हो, तो सारा चीज़ आसान हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर हमें फिर से डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर सवाल वही है न्यूटन भाई साहब के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड। क्वेश्चन ये है कि ये सिस्टम ना इक्विलिब्रियम में है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, सिस्टम कैसा है? सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन 1 और टेंशन 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जी की वैल्यू आपको लिख के दे रहा हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में। चलो सबसे पहले टेंशन का डायरेक्शन बनाना सीख जाते हैं, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रिंग सेम है भाई तो टेंशन सेम होगा। देखो ये हो जाएगा टेंशन 1 और ये हो जाएगा टेंशन 2। इतना काम तो पहले कर ही लिए। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉइंट मास, नीचे की ओर वेट कितना? 2 किलोग्राम है, नीचे की ओर वेट 2g। देखो यार कंपोनेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, यस और नो? तो 30 डिग्री है ये, तो इधर क्या हो जाएगा? जिधर एंगल उधर कॉस, तो ये हो जाएगा T2 cos 30 डिग्री। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? T2 sin 30 डिग्री। सेम इधर भी कंपोनेंट बनेगा, तो ये हो जाएगा T1 cos 60 और इधर क्या हो जाएगा? T1 sin 60। क्या हो जाएगा? T1 sin। कंपोनेंट बन गया? बन गया। फ्री बॉडी डायग्राम में शो अप कर दो। इधर क्या है? T1 cos 60, इधर देखो T2 cos 30, T2 cos 30। वर्टिकल देखो, वर्टिकल में 2 कंपोनेंट आया है, यस और नो? वर्टिकल में कितने कंपोनेंट आया है? 2 कंपोनेंट। एक मिला हमें T2 sin 30 और इधर ही मिला हमें T1 sin 60। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। क्लियर है बात? चलो अब ये डायग्राम का खेल खत्म। जब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए तो सारा खत्म खेल। 2g के जगह g के जगह मैं 10 पुट अप कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन। ठीक, चलो सारा x वाला 0 बैलेंस कर देंगे ना। चलो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T2 cos 30 इक्वल टू T1 cos 60। दोनों फोर्स बैलेंस हो गया, x वाली हो गई बैलेंस। बैलेंस है यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, खुद बोला है इसलिए मैं लेके चला हूं। चलो ये T2 cos 30 कितना होगा? √3/2। cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया। सही है पूरा वैल्यू। चलो 2 से 2 कैंसल, तो T2 इक्वल कितना मिलेगा हमें? तो T1 इक्वल टू क्या मिला? √3 T2। T1 इक्वल टू √3 T2 मिल गया। y वाला बैलेंस कर लेते हैं। तो y वाला देखिए यहाँ पर T2 sin 30 प्लस T1 sin 60 इज इक्वल टू 20 है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में है, यस और नो? ठीक, T1 के सामने √3 रखते ना, तो T2 sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस T1 की वैल्यू मुझे मालूम है, देखो पुट अप कर देंगे। T1 की वैल्यू क्या है? √3
T2 sin 60 √3/2 इक्वल 20। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले हम इधर। तो एलसीएम लेंगे पहले, क्या लेंगे? एलसीएम। देखो ये हो जाएगा T2/2 प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3। T2/2 इक्वल टू 20। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 3 और 1 4। T2/2 इक्वल टू 20। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो T2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 10। कितना मिल जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, T2 की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पर पुटअप कर देंगे 10। T2 की जगह क्या पुटअप कर देंगे? 10। तो T1 की वैल्यू आ गई 10√3 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो थर्ड सवाल सेम वही है, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिफरेंट है, खुद दिख रहा है। सोचो एक मास इससे लटका होगा तो एक मास इस स्ट्रिंग से लटका है ना। स्ट्रिंग डिफरेंट है, देखने से ऐसा थोड़ी ना भाई कि रस्सी इसको छेदते हुए आगे आ गई है ना, ऐसे दोनों चिपक जाता होता है ऐसे। तो स्ट्रिंग डिफरेंट है। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है। एक का T1 लोगे तो दूसरे का T2 लोगे। इक्विलिब्रियम में सिस्टम न्यूटन भाई साहब का पहला लाओ। टेंशन का डायरेक्शन बना दो, इधर से पिचकारी चला दो तो ये T1, इधर से पिचकारी चला दो तो ये भी T1, इधर से पिचकारी चला दो तो ये क्या हो जाएगा? T2, इधर से पिचकारी चला दो ये क्या हो जाएगा? T2। ठीक है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। मैं ना अलग अलग बना के सिखा रहा हूँ। देखो पहले ना मैं नीचे वाले बना रहा हूँ। देखो ये क्या नीचे में कितना वेट है? 5 kg। पहले इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। 5 kg है, इधर देखो इसका मास नीचे कितना होगा? 50 न्यूटन। हो जाएगा? हो गया। ऊपर की ओर कितना टेंशन है इस पर? टेंशन T1। देखो बॉडी पर एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर T1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर T1 टेंशन 1 लग रहा है। देखो लग रहा है कि नहीं? हो गया। तो यहाँ में तुम्हें क्या मिला? T1 इक्वल टू 50 न्यूटन। टेंशन 1 निकल गया। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। पॉइंट मास लेना, मैं बॉडी को बना दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसका बनाऊंगा। देखो 2 kg बना रहा हूं मैं, 2 kg। तो 2 kg पर कहाँ फोर्स? सबसे पहली बात तो 2 kg पर टेंशन 1 लग रहा है। देखो टेंशन 1, यस सर नो। देखो यहाँ पर T1 लग रहा है 2 kg पर, लग रहा है कि नहीं? तो पहले इस पर T1 लग रहा है। इसका वेट नीचे को 20 भी है, यस सर नो, है ना। इसका खुद का वेट 20 और टेंशन T1 भी है। देखो है कि नहीं? क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? ऊपर की ओर क्या लग रहा है? टेंशन 2, यस और नो बॉडी पर। तो ये हो जाएगा टेंशन 2। चलो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू T1 प्लस 20 हो जाएगा। T2 यहाँ पर T1 प्लस 20, T1 प्लस 20 हो गया। T1 की वैल्यू कितना है हमारे पास? 50 प्लस 20। तो T2 कितना मिलेगा? 70 न्यूटन। अब खुद सोचने वाली बात है भाई, ये T2 ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसको खींचोगे तो तुम दोनों बॉडी का मास खींच रहे हो एक प्रकार का, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स से खींचना पड़ेगा ना, इसलिए T2 की वैल्यू ज़्यादा आया है। और T1 तो सिर्फ इसको खींच रहा है, या सुनो T1 तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो टेंशन 1 कम है, इसलिए इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला सवाल है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है ना। तो यहाँ पर हमें इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है। कैसा प्लेन है ये? इंक्लाइंड प्लेन नत समतल है। इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि हमें टेंशन निकालो और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तुम फाइंड आउट करो, और ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन फाइंड टी इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन निकालो और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो ऑन मास m इफ m इज एन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो बॉडी है ना, जो मास है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर जो मास रखा गया है, ये मास कैसा है? इक्विलिब्रियम है। यानी कि इस मास पर जितने भी एक्टिंग फोर्स होंगे वो सब के सब फोर्स क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, देखो या सुनो, ये क्या हमारे पास स्ट्रिंग है।
यस और नो, तो यहाँ से पिचकारी चला दो, ये हो जाएगा टेंशन, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक ना। तो इधर बॉडी पर फोर्स लग रहा है टी, टेंशन देखो एक्टिंग ऑन द बॉडी इस तरफ। कैसे बनाएंगे, पहले हम सीखे थे कंपोनेंट बनाना सीखे थे, इंक्लाइन प्लेन का बनाएंगे। देखो बॉडी का मास तो नीचे की ओर एक्ट करेगा, बॉडी का मास कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की ओर, mg, बॉडी का मास कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की ओर mg एक्ट करेगा। अब कंपोनेंट बनाना है इसका, तो देखो ये थीटा और ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, देखो ना छोटा सा, ये थीटा है, ये 90, तो ये पार्ट पूरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखो हम पहले कंपोनेंट बनाते थे ना, याद है तुम्हें, देखो ऐसे कंपोनेंट बनाते थे, है ना। अगर ये एंगल थीटा होता था और ये हमारे कोई भी वेक्टर होता था, मान लेते यही मेरा mg है, क्या यही मेरा mg है, क्या यही मेरा mg, तो क्या होगा भाई, जहां पर एंगल बनता है ये वाला पार्ट क्या होता है mg cos थीटा, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर है mg फोर्स, ये फोर्स ही तो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, 90 माइनस थीटा एंगल बनाई है, तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो मान लेते एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये ठीक, और इसका परपेंडिकुलर ये, यस और नो, ये दोनों के बीच कितना एंगल बना है 90 डिग्री का, क्लियर है। क्योंकि इसका हमें कंपोनेंट बनाना था, तो मैं क्या किया, इधर से एक परपेंडिकुलर, इधर से एक परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार ये भी दोनों कंपोनेंट के आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये mg है, तो इसके साथ एंगल बना, इसके साथ मतलब इसके साथ बना ना एंगल 90 माइनस थीटा, क्लियर है ना, क्योंकि ये लाइन यही लाइन है ना ऐसे ही, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा mg sin 90 माइनस थीटा, होगा ना, होगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। देखो यार नीचे की ओर mg लग रहा है यहाँ पर, तो टेंशन लगेगा कि नहीं ऊपर, ये क्या हो जाएगा टेंशन। भैया ऊपर क्यों बनाओ टेंशन, क्योंकि जो टेंशन होता है हमेशा सरफेस से क्या होता है परपेंडिकुलर, पढ़े थे हम लोग पहले, ये बॉडी होता था, इधर mg, तो इधर नॉर्मल, जो नॉर्मल होता था ये सरफेस के परपेंडिकुलर था कि नहीं था। तो इंक्लाइन प्लेन है ना, तो टेंशन ऐसे ही बनेगा, सॉरी नॉर्मल, ये सरफेस से कैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर, क्लियर है। और एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी इंक्लाइन प्लेन आएगा बिना सोचे समझे कुछ मत करना, इधर वाला साइन थीटा, इधर वाला कॉस थीटा, हमेशा याद रखना, इधर साइन थीटा तो इधर वाला कॉस थीटा, हमेशा ये बात याद रखेंगे। जब भी इंक्लाइन प्लेन आएगा तो इस कंपोनेंट को साइन बोल देंगे, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे कॉस। बार बार हम बना के शो अप नहीं करेंगे, एक बार हमें पता है, पहले भी हम बनाना सीखे थे इस प्रकार का कंपोनेंट, ठीक है। चलो अब कर लेंगे। देखो mg साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, ये टी बैलेंस कर रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, mg साइन थीटा कौन बैलेंस करेगा, टी कर रहा है, सुनो mg साइन थीटा इधर, टी इधर, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। देखो टेंशन के वैल्यू में फाइंड आउट कर लिया, ठीक, ये और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो n इक्वल टू mg, जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू टेंशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, ठीक। एंगल की वैल्यू हमें मालूम नहीं था, तो थीटा के फॉर्म में दोनों आंसर आए हैं। बस यहाँ पर ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन आएगा तो बिना सोचे इधर साइन ले लो और इधर क्या ले लो कॉस ले लो, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट कैसे हैं भाई 90 डिग्री पर है ना, जो भी कंपोनेंट होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर फिर से इंक्लाइंड प्लेन का यहाँ पर सवाल है। क्वेश्चन बेसिकली ये कहा गया है कि हमारा जो भी सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। यहाँ पर इस बार तो हमें थीटा एंगल भी निकालने को बोल दिया गया है,
टेंशन निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है, तीनों चीज़ यहाँ पर निकाल के दिखाना है, कोई भी हिंट नहीं है, बस ये डायग्राम दिया गया है। ये पुली है ना, ये 5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, और ये स्ट्रिंग से, देखो भाई ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है और ये पुली से ये बॉडी भी लटकी हुई है, तो स्ट्रिंग सेम है पहली बात तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, तो यहाँ से पिचकारी चला दो तो ये टेंशन T और इसके लिए टेंशन ये P, एक्टिंग ऑन द बॉडी पर ही फोर्स लेंगे। ठीक है, मैं टेंशन तो बना दिया। और अभी मैं बताया था आपको, अभी मैं क्या बताया था आपको, ध्यान समझना। हाँ, तो इतना तो कंफर्म है टेंशन का डायरेक्शन कैसे बना दिए। अब अभी मैं बताया था इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम, कुछ नहीं करना है, बस ये वाली एंगल थीटा था, याद है तुम्हें, और हमें मालूम था कंपोनेंट बनाए थे, तो इधर क्या मिला था हमें, इसका मास कितना था, इसका मास 50 हो जाएगा, 50 जी तो 50 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 50 साइन थीटा। और इधर क्या था हमारे पास, नॉर्मल, क्या था इधर नॉर्मल, जो था सरफेस से कैसे था, परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर था, ऐसे था कि नहीं था नॉर्मल सरफेस पर। इधर क्या काम करता था हमारा 50 कॉस थीटा, सेम ऐसी था कि नहीं, है ना, बिना सोचे समझे इंक्लाइन प्लेन आ गए, इसको साइन बोलो, इधर वाले को क्या बोलो, कॉस बोलो। चलो कर लो तो क्या मिलेगा, देखो हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 50 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा T। देखो कुछ मत सोचो यार, बस ये बॉडी है, नीचे और 50 काम करेगा, बस कंपोनेंट बनाएंगे तो इधर साइन वाला मिलेगा, इसी का बनेगा, तो 50 साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है ना, ये 50 कॉस थीटा। और नॉर्मल तो हम जानते हैं कि हमेशा सरफेस के क्या है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है, देखो ठीक है, तो 50 साइन थीटा T को बैलेंस कर दिया। अब इधर देखो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, 50 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n, ये दोनों बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए, y वाला भी x वाला भी हो गया बैलेंस। फिर हम नॉर्मल और n की वैल्यू कैसे निकालूं, दिक्कत है, तो इधर को देखो भाई, इधर भी तो कुछ बना है ना, यस और नो, इधर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, देखो इधर ये कितना है 3 kg, तो इधर क्या हो जाएगा 30, ऊपर टेंशन T, बना कि नहीं बना, इधर देखो नीचे कितना 30, ऊपर टेंशन T, तो T इक्वल टू कितना मिल गया 30 मिल गया। तो कई बार क्या होता है, तुम इधर देख लेते हो, इधर देखना भूल जाते हो, तो इधर भी देखना, कोई ना कोई तुम्हें चीज़ मिलेगा, कोई ना कोई हिंट। देखो इधर मिला ना हमें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मास 3 था, नीचे की और वेट 30 एक्ट किया, ऊपर टेंशन T, तो T इक्वल टू 30 मिल गया कि नहीं मिला, अब टेंशन की वैल्यू मिल गया, एक तो काम हो गया, T निकल गया,